एरोप्लेन मोड पर। बात कीजिए। साथियों नमस्कार, मैं अनिल राजीवाले आप सभी से मिलकर बड़ी खुशी हो रही है और आज नित्य न्यूतन वार्ता के तहत एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम विचार करने जा रहे हैं। वह विषय है भारत चीन संबंध, भूत, वर्तमान और भविष्य। सबसे पहले मैं उन जवानों को श्रद्धांजलि देना चाहूँगा जो देश की रक्षा करते हुए हमारी सीमाओं की रक्षा करते हुए चीन के आक्रमण के कारण शहीद हुए हाल के दिनों में। उनको और उनके परिवारों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और साथ ही उन सभी जवानों को के साहस की प्रशंसा करता हूं, उनका हौसला अफजाई करने के लिए हमारे देश की सीमाओं की रक्षा में जो रात दिन लगे हुए हैं अत्यंत ही कठिन परिस्थितियों में। और मैं आश्वासन देता हूं कि हम सभी देशवासी उनके साथ हैं। पिछले कुछ वर्षों में ऐसा लग रहा था कि भारत और चीन के संबंध सुधर रहे हैं, व्यापार बढ़ रहा है, लोगों का आना जाना भारत से चीन, चीन से भारत बढ़ रहा है और एक नॉर्मलाइजेशन, संबंधों में सामान्यता बढ़ती जा रही है। चीन और भारत के बहुत पुराने संबंध रहे हैं, पुरानी परंपरा रही है, पुराना इतिहास रहा है और इन सभ्यताओं ने, इन संस्कृतियों ने धर्म, दर्शन, संस्कृति, कला, व्यापार, राजनीति में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा है, एक दूसरे को समृद्ध बनाया है। भारत और चीन के बीच में इतिहास में युद्ध बहुत कम हुए हैं, नहीं के बराबर हुए हैं। दुर्भाग्य से 1962 में और अभी हाल में कुछ तनाव पैदा हुए हैं। 1962 में युद्ध हुआ, एकमात्र युद्ध बड़े पैमाने का हुआ। इससे पता चलता है कि अगर दोनों देश सही तरीके से, सही रुख अपनाते हुए, एक दूसरे का सम्मान करते हुए आगे चलें तो शांति कायम रख सकते हैं, शांतिपूर्वक हम आगे बढ़ सकते हैं। हिंदी चीनी भाई भाई आज़ादी के बाद हमारे दो देशों के घर घर का नारा रहा है। हिंदी चीनी भाई भाई नारे में दोनों देशों की जनता की एकता और मित्रता निहित है उस नारे में और बहुत सही नारा हमारे दोनों देशों के जीवन के लिए, संबंधों के लिए ये नारे हैं। आखिर वो क्या बात है जिसके चलते संबंधों में खटास आ रही है? आखिर वो क्या बात है जिसके चलते हाल में भारत और चीन के संबंध बिगड़ते जा रहे हैं? इसमें कोई शक नहीं कि चीन की ओर से कई सारे भड़कावे की कार्रवाइयाँ की गई हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि चीन हमारे ऊपर दबाव बनाए रखना चाहता है। समय समय पर सीमा के झगड़े
या सीमा के तनाव या सीमा की समस्याएं प्रकाश में लाकर हमारे बीच जो बढ़ते व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध विकसित हो रहे थे, उनके बीच में कहीं न कहीं कुछ खलल लाने की कोशिश उनके तरफ से होती रही। इस सिलसिले में हमें थोड़ा पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा। मैं थोड़ा बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा। साथियों, भारत और चीन लगभग एक ही समय आज़ाद हुए हैं। भारत 1947 में, चीन 1949 में। दोनों ही राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन अपने अपने राष्ट्र में, अपने अपने राष्ट्र की मुक्ति के लिए, अपने अपने देश में उसके लिए लड़ते रहे हैं। अपने अपने ढंग से उन्होंने उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के खिलाफ और अपने राष्ट्र की जनता की आज़ादी के लिए संघर्ष किए। भारत ने एक अपना अलग रास्ता चुना अपने देश की परिस्थितियों के मुताबिक। चीन ने अपना रास्ता चुना। 1 अक्टूबर 1949 को चीन ने पीपल्स डेमोक्रेटिक चाइना (PRC) की स्थापना की, उसकी घोषणा की। एक जनवादी क्रांति करने या जनवादी क्रांति के रास्ते पर चलने की उन्होंने घोषणा की। आरंभ में चीन एक काफी वास्तविकतावादी रास्ते पर चल रहा था। उसके आंतरिक परिवर्तन उनसे बहुत कुछ सीखने की चीज है। कैसे उन्होंने सामंतवाद को खत्म किया, अपने देश में भूमि का बंटवारा किया और आगे विकास के लिए एक बाजार तैयार किया, एक अर्थव्यवस्था, उद्योग, कृषि इत्यादि का विकास किया। यह एक अपने आप में एक सीखने की चीज है। एक बहुत बड़ी क्रांति, बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ चीन में और वहां की शासक पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी को भारी समर्थन मिला जनता से। इसका प्रतिबिंब 1956 में, 1956 में जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की 8वीं पार्टी कांग्रेस हुई, उसमें मिलता है। इस जगह पर ध्यान देने योग्य है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन माओ त्से-तुंग, जो आजकल माओ जेडुंग कहलाते हैं, वह जो चीन के क्रांति के प्रमुख नेता थे, वह उस पार्टी कांग्रेस में प्रमुख स्थान पर नहीं थे। एक कलेक्टिव लीडरशिप, एक सामूहिक नेतृत्व कायम हुआ और एक मिलजुल करके चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने एक नीति अपनाई, निर्णय किए धीरे धीरे जनवादीकरण करने की। देश में जनता के हक में, किसानों के हक में, किसानों का देश था जैसे भारत था, किसानों के हक में परिवर्तन करने, औद्योगिक परिवर्तन का आरंभ करने इत्यादि संबंधित बहुत सारे कदम, बहुत सारे निर्णय लिए उन्होंने, कदम उठाए। ये बहुत सिग्निफिकेंट बात है, नोट करने लायक पॉइंट है कि माओ त्से-तुंग उस पार्टी कांग्रेस में और इन निर्णयों में निर्णायक नहीं थे। माओ त्से-तुंग के साथ लिउ शाओची, चौ एन-लाय, पेंग चेन और अन्य नेता भी सभी ने मिलकर और डेलीगेट्स ने मिलकर ये निर्णय लिया और ऐसा लगा कि चीन एक वास्तविकतावादी रास्ते पर चल पड़ा है। लेकिन इस बीच में 8वीं कांग्रेस समाप्त होती है और कुछ परिवर्तन होते हैं चीन में। ये परिवर्तन नोट करने लायक है। ये परिवर्तन आगे आने वाले चीन के लिए बड़े महत्वपूर्ण साबित हुए कहा जा सकता है। माओ ने सन 1958 में एक और पार्टी कांग्रेस बुलाई और उसका भी नाम दिया 8वीं पार्टी कांग्रेस। ऐसा लगता है कि माओ बहुत खुश नहीं थे पार्टी कांग्रेस के निर्णयों से। इस बीच में उन्होंने अपने हाथ में सत्ता इकट्ठा की और
1958 में 1958 में एक और पार्टी कांग्रेस बुलाई गई, जिसमें 1956 के सभी निर्णयों को बदल दिया गया। ठीक उसके उल्टा निर्णय लिए गए। 1958 चीन के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ है। इस निर्णायक मोड़ का परिणाम यह हुआ कि चीन के अंदर एक ऐसी विचारधारा पैदा हुई जिसे आज हम माओवाद कहते हैं। माओवाद की जड़ें 1958 के इसी पार्टी कांग्रेस से में खोजी जा सकती है। इस पार्टी कांग्रेस 1958 से लेकर तो 1965-68 तक का जो दौर है, पूरे करीब 10 साल का चीन में भारी परिवर्तनों का दौर है, लेकिन एक ऐसे परिवर्तनों का दौर है जिसने उथल पुथल मचा दी, जिसका मुख्य निशाना वहां की शासक पार्टी रही। चीन ने नारा दिया 3 साल में कम्युनिज्म लाने का। माओ ने नारा दिया लंबी छलांग का, कम्युनिज्म में लंबी छलांग। और माओ ने नारा दिया कम्यून का। सभी खेतों को, व्यक्तिगत किसानों को बड़े बड़े कम्यूनों में, सामूहिक फार्मों में बदल दिया गया और इसका एक तरह से केंद्रीकरण सत्ता का बड़ी तेजी से शुरू हुआ। माओ ने फौज और खुफिया विभाग मोबिलाइज किया और एक अभियान चलाया जिसे इतिहास में कल्चरल रेवोल्यूशन या सांस्कृतिक क्रांति कहते हैं। 1968 तक सांस्कृतिक क्रांति का दौर चला। माओ ने कहा कि पार्टी के अंदर पूंजीवादी और सामंती विचार वालों के विचारधारा प्रवेश कर गई है, जो पार्टी को अपने रास्ते से हटा रही है। और इसलिए माओ के गुट ने, माओ के हाथ में जो संस्थाएं थी, उसने जबरदस्ती का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर जो भी जनतांत्रिक पार्टी के संगठन थे उन पर हमला बोल दिया। बीजिंग में, शंघाई में, नानकिंग में, कैंटन में और दूसरे बड़े शहरों में, गांवों में भारी उथल पुथल मच गई। ये एक अपना अलग इतिहास है। इस इतिहास का अध्ययन करना जरूरी है। इस इतिहास से पता चलता है कि माओ के हाथ में और माओ के गुट के हाथ में सत्ता का केंद्रीकरण हुआ। सत्ता पार्टी के हाथ से निकलकर माओवादियों के हाथ में पहुंच गई। इसके साथ ही उन्होंने नारा दिया कि हम सभी पश्चिमी देशों और सोवियत संघ को कुछ ही वर्षों में पछाड़ कर रख देंगे और हम दुनिया पर हावी हो जाएंगे। हमारे रास्ते से क्रांति सारी दुनिया में होगी। चीन का रास्ता दुनिया का रास्ता, चीनी क्रांति के रास्ते पर ही दुनिया की क्रांति होगी। चेयरमैन माओ हमारे चेयरमैन, यह नारा सारी दुनिया में प्रचारित किया गया और इसने काफी उथल मुथल मचाई। 60 का जो दशक है, 60 का पूरा दशक चीन के अंदर उथल पुथल का दशक है। गांव से शहरों की और शहरों से गांवों की ओर लोगों का स्थानांतरण, कॉलेज बंद किया जाना, स्कूल बंद किया जाना, बुद्धिजीवियों को तथाकथित शारीरिक श्रम के लिए गांवों में भेजा जाना, पढ़ाई लिखाई को बुरा समझा जाना और गांव में छोटे छोटे पुराने तरीके से लोहे गलाने के छोटे छोटे कारखाने लाखों की संख्या में बनाना, इस तरह से उत्पादन के साधनों की बहुत बड़ी पैमाने पर बर्बादी चीन में की गई। यह एक न सिर्फ उथल पुथल था, बल्कि चीन के लिए उत्पादन के साधनों में बहुत बड़ा विनाश का काल था, जिसमें खेती, उद्योग, दुकानदारी, दस्तकारी इत्यादि के साधनों की बर्बादी हुई। काम करने वाले श्रमिकों की मृत्यु बड़े पैमाने पर हुई, भूख से, अकाल से। कईयों को सजाएं दी गई, उन्हें
जेलों और कंसंट्रेशन कैंप्स में भेजा गया, उन्हें प्रताड़ित किया गया, यातनाएं दी गई, करोड़ों लोग मारे गए। यह एक इतिहास का एक अजीब सा दौर है। ये दौर बहुत अजीब नहीं है यदि हम याद करें कि कार्ल मार्क्स ने समाजवाद के सिद्धांत प्रस्तुत करते हुए वैज्ञानिक समाजवाद के सिद्धांत विकसित किए थे, और वैज्ञानिक समाजवाद के सिद्धांत उन्होंने काल्पनिक समाजवाद की आलोचना करते हुए किया था। उन्होंने ये कहा था, इस बात पर जोर दिया था कि समाजवाद का निर्माण, नए समाज का निर्माण कल्पना से नहीं होता है, विज्ञान से होता है, वैज्ञानिक नियमों को समझ करके होता है। समाज परिवर्तन के वैज्ञानिक नियम समझ करके उन्हें लागू करने से ही एक नए समाज का निर्माण होता है। चीन में इन सारे भले ही मुंह से मार्क्सवाद का प्रचार किया गया है, मार्क्सवाद के नाम पर माओवाद का प्रचार किया गया है, वास्तव में इन सारे नियमों, इन सारे सिद्धांतों और दर्शन का उल्लंघन किया गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि चीन में 60 के दशक में बहुत भारी विनाश के दौर से चीन को गुजरना पड़ा। हम उस पूरे इतिहास में नहीं जाएंगे, जाना संभव नहीं है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि इसका परिणाम ये हुआ कि सत्ता कुछ लोगों के हाथ में आ गई, सत्ता माओ के हाथ में आ गई, सत्ता एक ऐसे व्यक्ति और एक ऐसे गुट के हाथ में आ गई जिसने चीन को महाशक्ति बनाने की कोशिश की। देश को, राष्ट्र को मजबूत करना कोई गलत बात नहीं है, देश को मजबूत बनाने की इच्छा रखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इस नाम पर अत्याचार करना, इस नाम पर पड़ोसियों पर अत्याचार करना, यह एक बहुत गलत राजनीति और एक बहुत गलत आइडियोलॉजी, विचारधारा का इस्तेमाल माओ ने किया। इसी को हम माओवाद कहते हैं, जिस माओवाद से आज भी हमारा सामना करना होता है, जिसका हम विरोध करते हैं। इस माओवाद की जड़ें उस जमाने की घटनाओं के अंदर पाई जाती है। इसका परिणाम ये हुआ कि एक आर्थिक विनाश से चीन को गुजरना पड़ा। इसको छिपाने के लिए उस जमाने में 60 के दशक में आपको याद होगा कि चीन ने अपने पड़ोसी देशों सोवियत रूस, वियतनाम, कोरिया, उत्तर कोरिया, बर्मा तथा अन्य देशों की सीमाओं पर झगड़े खड़े किए और साथ ही साथ भारत में आक्रमण किया। भारत में अक्टूबर के महीने में 1962 में 1962 में उसने भारत पर आक्रमण किया और मैकमहन लाइन पार करके तेजपुर तक चीन की फौजें पहुंच गई थी, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय जनवादी आंदोलन और हमारे देश के जनवादी आंदोलन को भी बहुत भारी नुकसान पहुंचा। तो ये एक अंधराष्ट्रवाद था। क्रांति के नाम पर, क्रांति का पतन होकर के अंधराष्ट्रवादी रास्ते पर चीन चल पड़ा। 1976 में माओ की मृत्यु हुई और देंग शाओपिंग पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बने। देंग शाओपिंग जब माओ जिंदा थे तो वो जेल में थे, माओ ने ही उनको जेल में डाला था। माओ की मृत्यु के बाद देंग शाओपिंग जेल से निकले, बहुत सारे साथी उनके, ढेर सारे नेता जेल से निकले और उन्होंने चीन को एक सही रास्ते पर लाने की कोशिश की। चीन की समस्या रही है हमेशा, उस समय भी और आज भी ये समस्या है कि उत्पादन के साधन, उद्योग, मशीन, खेती, इनका विकास कैसे करें। बहुत बड़े पैमाने पर जो विनाश हुआ तो कई युग पीछे अकेला जा जगा, और इसलिए देंग शाओपिंग और उनके नेतृत्व के सामने और उनके बाद जो नेतृत्व आए उनके सामने ये समस्या हुई कि चीन को उस अंधेरे गड्ढे से जो माओ ने धकेल दिया था जिसके अंदर, उससे बाहर कैसे निकाला जाए। और इसलिए एक कुल मिलाकर एक सही दिशा अपनाई चीन के पार्टी ने, चीन की सरकार ने, और धीरे धीरे उद्योगों का विकास किया, खेती का विकास हुआ। और पिछले 10-20 सालों में हम देखते हैं कि चीन में एक 21वीं सदी में बहुत बड़े पैमाने पर इस बात पर ध्यान दिया गया है
कि कैसे उत्पादन के साधनों का विकास किया जाए ताकि पिछड़ेपन को दूर किया जाए, जनता के हाथ में कुछ क्रय शक्ति दी जाए, जनता का जीवन स्तर ऊंचा उठाया जाए और एक आधुनिक देश, आधुनिक शहरों का और आधुनिक खेती का विकास किया जाए। इसमें काफ़ी हद तक चीन को सहायता मिली है, काफ़ी हद तक सफलता मिली है। आज चीन दुनिया के सबसे विकसित देशों में गिना जाता है। दो जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं दुनिया की, उसमें एक चीन है, एक अमेरिका है, एक चीन है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी सफलता है और इससे बहुत कुछ सीखने को हमें मिलता है। जो विकासमान देश के लोग हैं, दुनिया के जो विकासमान देश हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। विकासमान देशों के सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे सामने। लेकिन इसके साथ ही एक समस्या है चीन में, वो समस्या हमेशा रही है। 1989 को याद कीजिए, 1989 को, जब विद्यार्थियों ने, युवाओं ने अपने जनतांत्रिक अधिकारों की मांगे की तो उन पर दमन किया गया। तिएनआनमेन स्क्वायर की घटनाएं सभी को याद होंगी। तिएनआनमेन स्क्वायर में हजारों हजार विद्यार्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया, उन्हें कुचला गया, उन्हें दबाया गया, उनके ऊपर टैंक चलाए गए। आज तक नहीं पता कि सैकड़ों विद्यार्थी मारे गए या हजारों विद्यार्थी मारे गए, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। उसके बाद के दशकों में किसानों ने बहुत सारे विरोध प्रदर्शन किए। किसानों को गांवों से शहरों की ओर धकेला गया, जबरदस्ती गांवों को घेर कर उनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए उनकी जनसंख्या कम की गई। औद्योगिकरण करने के लिए चीप लेबर पैदा किया गया। इसे पॉलिटिकल इकोनॉमी, राजनीतिक अर्थशास्त्र की भाषा में प्रिमिटिव एक्यूमुलेशन, आदिम संचय कहा जाता है, ताकि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा धन इकट्ठा हो और उसका इस्तेमाल उद्योगों के विकास के लिए और खेती के विकास के लिए किया जाए। बहुत बड़ा माइग्रेशन, लेबर का प्रॉब्लम पैदा हुआ, खेती का विकास हुआ। चीन की सरकार का उद्देश्य है कि वहाँ खेती 10% से ज़्यादा नहीं होगी, पॉपुलेशन का 10% से ज़्यादा हिस्सा खेती में नहीं लगेगा, लेकिन उसकी उत्पादकता बहुत ज़्यादा होगी। ये उसका उद्देश्य है। अगले 20-30 सालों में खेती में ये परिवर्तन करने का प्रोग्राम है उसका। तो इस प्रकार एक बहुत बड़े परिवर्तन किए गए, लेकिन ये परिवर्तन चीन में ज़बरदस्ती किए गए। चीन की सत्ता में, चीन के समाज में, चीन के आर्थिकता में, अर्थतंत्र में जबरदस्ती के तरीके अपनाने की रुझान है। यह एक पक्ष है। दूसरा पक्ष यह है कि अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर जैसे जैसे आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से और सैनिक रूप से उसकी मजबूती उसे मिली है, एक सैन्य ताकत के रूप में वो उभर रहा है। जहाँ एक आर्थिक ताकत के रूप में उभर रहा है, जहाँ एक राजनीतिक ताकत के रूप में उभर रहा है, वहीं चीन लगातार एक मिलिटराइज नेशन, एक सैन्यीकृत राष्ट्र के रूप में अपने को विकसित कर रहा है। किस लिए? क्या उद्देश्य है उसका उद्देश्य यह है कि अपने देश को, अपनी अर्थव्यवस्था को ही न सिर्फ विकसित किया जाए, न सिर्फ अपने राजनीति को विकसित किया जाए, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर एक महाशक्ति के रूप में, एक ऐसी महाशक्ति जो शांति नहीं चाहता है, जो शांति के लिए काम नहीं करता। शांति जिसका उद्देश्य नहीं है, उसका उद्देश्य लड़ाई भी नहीं, उसने लड़ाई की घोषणा नहीं की, लेकिन एक सेना की ताकत दिखाना। अब तो सोवियत संघ नहीं रहा, रूस है। वियतनाम के साथ, वियतनाम जैसे छोटे देश के साथ भी उसका अंतर्विरोध, उसका टकराव हाल के वर्षों में, अभी हाल में जब भारत के साथ टकराव चल रहा है तो वियतनाम के साथ भी चल रहा है। स्प्रैटले आइलैंड को लेकर के, साउथ चाइना सी को लेकर के लगातार धमकाता रहा है, लगातार अपनी फौजें, अपनी नेवी भेजता रहा है, और सीमा पर समय समय पर सीमाएं चीन और वियतनाम की सील होती रही हैं। इसके अलावा हमारे देश की सीमा पर लगातार दबाव बनाए रखे हुए है पिछले 10 सालों से, 20 सालों से। अंतर्राष्ट्रीय फोरम्स में, अफ्रीका में, ब्रिक्स में, दूसरी जगहों पर वो डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। डोमिनेशन, लगातार अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश कर रहा है कि देखो हम बहुत बड़े राष्ट्र हैं,
हमारे पास इतनी ताकत है, हम तुम्हें एक भलाई के रूप में, एक दान के रूप में हम तुम्हारी भलाई कर रहे हैं, तुम्हारे लिए ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, बांध बनाएंगे, उद्योग बनाएंगे, लेकिन तुम्हें हमारा प्रभुत्व स्वीकार करना पड़ेगा। अफ्रीका के देशों में, जाम्बिया में, घना में, कंगो में और अन्य देशों में, श्रीलंका में, हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में, तो इन देशों के साथ उसके संबंध बराबरी के नहीं है, इन देशों के साथ उसके संबंध सुपीरियर इंफीरियर के संबंध। लेकिन इसके साथ ही अभी हाल में जो WTO में परिवर्तन हुए हैं, तो चीन ये समझता है कि अमेरिका कमजोर हुआ है, अमेरिका आत्मसंरक्षणवाद, प्रोटेक्शनिज्म के रास्ते पर चल रहा है, इसलिए उसे मौका है कि वो विश्व अर्थव्यवस्था और WTO पर अपना प्रभुत्व जमाए, इसलिए वो कई सारे कदम उठा रहा है। इसके इन कदमों के दोनों पक्ष, सकारात्मक भी, नकारात्मक। चीन एक विकासमान देश होने के नाते WTO में आना एक अच्छी बात। अमेरिका का प्रभुत्ववाद उसी हद तक कम होगा, जब दो सुपर पावर लड़ते हैं तो कम से कम एक बैलेंस बना रहता है, दूसरे देशों के लिए एक थोड़ा मौका होता है। लेकिन इसमें दूसरे देशों को एक सही नीति अपनानी पड़ेगी, दूसरे देशों को एक स्वतंत्रतावादी, न्यूट्रल, एक आज़ाद सी नीति, आज़ाद पसंद नीति, दोनों के साथ मित्रता, दोनों के साथ सहयोग और अपनी ताकत बढ़ाने की नीति अपनानी पड़ेगी। ब्रिक्स की घटना, ब्रिक्स का संगठन, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका का जो गठबंधन है, वो उससे बहुत आशाएं थी, लेकिन वो आशाएं कमज़ोर हुई हैं। उस कमज़ोर होने का कारण एक तो चीन की नीतियाँ और दूसरी भारत के अंदर ब्रिक्स की उपेक्षा हमारी सरकार द्वारा, यह भी उसका परिणाम है, जिसका नतीजा ये है कि ब्रिक्स का इस्तेमाल करके या दूसरे फोरम्स का इस्तेमाल करके चीन अपनी प्रभुत्ववादी नीतियों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए महाराष्ट्रवाद, ग्रेट पावर शोविनिज्म, दूसरे देशों पर डोमिनेशन, यह उसकी विदेश नीति का अभिन्न अंग रहा है। इसके साथ ही हाल के वर्षों में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में कुछ परिवर्तन, ऐसा लग रहा था कि हर 10 साल पर वहाँ सत्ता परिवर्तन होता है, नेतृत्व में परिवर्तन होते हैं और नई पीढ़ी आती है, और वो नई पीढ़ी अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर और राष्ट्रीय पैमाने पर एक वास्तविकतावादी नीति पर चलती है, चीन को ऊपर उठाने, दूसरे देशों की मदद करने इत्यादि नीतियों पर चलती है। लेकिन जो वर्तमान जनरल सेक्रेटरी आए हैं, शी जिनपिंग, इनके आने के बाद एक परिवर्तन हुआ है। यह परिवर्तन के कुछ आभास पहले से आ रहे हैं, पहले से दिखाई दे रहे थे। शी जिनपिंग के आने के बाद इन्होंने लगभग अपने को प्रेसिडेंट फॉर लाइफ बना लिया है। इन्होंने सत्ता का केंद्रीकरण अपने हाथों में किया है। इन्होंने अपने नाम से माओ स्टाइल में करोड़ों की संख्या में किताबें छापी है और इनकी एक तरह से पूजा करने पर मजबूर किया जा रहा है काडरों को और अफसरशाहों को। तो ये एक बहुत ही डिस्टर्बिंग ट्रेंड है। सत्ता का केंद्रीकरण फिर से एक बार चीन में शुरू हो गया। जब सत्ता का केंद्रीकरण होता है चीन जैसे देशों में, तो वह सत्ता का केंद्रीकरण, उसका असर न सिर्फ उस देश के अंदर होता है, न सिर्फ उस देश के जनतंत्र पर होता है, बल्कि आसपास के देशों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। चीन चाहे जितना अपने को यह बताने की कोशिश करे कि वह दूसरे देशों का ख्याल रखता है, दूसरे देशों के साथ सहयोग चाहता है, दूसरे देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बराबरी के संबंध कायम करना चाहता है, चाहे वो जितना चाहे, उसकी महाशक्ति बनने की जो आकांक्षा है वह कहीं न कहीं उभर करके आती है। दूसरे देशों, कमज़ोर देशों पर दबाव डालने की, उन्हें दबाने की और उनके सामने बड़ा बनने की, ये जो रुझान है ये कहीं न कहीं जाने अनजाने में सामने आती है। दक्षिण एशिया में और एशिया महादेश में चीन एक महाशक्ति बनना चाहता है। अब ये किसी से छिपा हुआ नहीं है।
भारत की सीमाओं पर जो घटनाएं हैं वह इन घटनाओं से हम अलग करके नहीं देख सकते। वह लगातार पाकिस्तान को मदद करता रहा है, पाकिस्तान के तानाशाही उन्मुख सैन्य शासन उन्मुक्त सत्ता को मदद करता रहा है और भारत के खिलाफ एक तरह के अड्डे के रूप में उसका इस्तेमाल करता रहा, वैसा ही जैसा कि अमेरिका पहले करता रहा है और आज भी कर रहा है। आतंकवाद से लड़ने के नाम पर, आतंकवाद जो पैदा किया अमेरिका ने, अमेरिकी साम्राज्यवाद ने, और एक हद तक चीन ने भी अपने तरीके से उसमें मदद की। इस आतंकवाद के खिलाफ जो देश लड़ रहे हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या से निपटने के लिए न सिर्फ हमें आतंकवाद से लड़ना चाहिए बल्कि आतंकवाद को पैदा करने वाले जो देश हैं, जो नीतियां हैं, जो साम्राज्यवादी देश है, उनका भी पर्दाफाश हमें करना पड़ेगा, जो इतना आसान काम नहीं है। जो साम्राज्यवादी शक्तियां हैं, महाशक्तियां हैं दुनिया में, प्रभुत्ववादी शक्तियां हैं, उनसे भी हमें लड़ना पड़ेगा। और इसलिए ये एक बहुत जटिल समस्या हमारे देश के लिए पैदा हो गई है। व्यापार बढ़ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ रहा है, भारत चीन व्यापार बढ़ रहा है, लेकिन जब आप गेम्समैनशिप करते हैं, अपमैनशिप करते हैं, अपने सहयोगियों को नीचा दिखाने की, नीचा गिराने की कोशिश करते हैं, तब कहीं न कहीं सैनिक राजनीति उभर करके आती है। आर्थिक समस्याओं को सैनिक तरीके से हल करने की कोशिश होती है। चीन और अमेरिका के बीच ट्रेड वार चल रहा है पिछले कुछ समय से। इसमें चीन की भी गलती है, अमेरिका की भी गलती है। यह ट्रेड वार सिर्फ चीन और अमेरिका का नहीं है, यह ट्रेड वार एक अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर जो आज व्यापार, उत्पादन, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक ढांचे की जो स्थिति है, बढ़ता हुआ संकट है, तेल का संकट है, पर्यावरण का संकट है, बाजार का संकट है, WTO का बिखरना है। इन परिस्थितियों में अमेरिका और इंग्लैंड एक तरफ और EU के देश एक तरफ, जापान अलग थलग पड़ा है। तो ये जो संकट विकसित देशों के बीच में है, उस संकट का परिणाम हमारे ऊपर भी पड़ रहा है। और ऐसी स्थिति में चीन समय समय पर, आज नहीं, पिछले 10 सालों में हमारी सीमा पर तनाव पैदा कर रहा है एज ए पॉलिटिकल प्रेशर। और अभी जो उसने तनाव पैदा किया है, अभी जिस LAC की बात करता है, वह LAC डिमार्केट नहीं हुई है, लेकिन जिस LAC की वो बात करता है उसको बारंबार पार करता रहा है। यह एक अचरज की बात है, बड़े दुख की बात है। हम अपने देश की सरकार के साथ हैं जहाँ तक सीमा का सवाल है, हम अपने जवानों के साथ हैं और हम अपने जवानों के मृत्यु पर, शहीद होने पर दुख प्रकट करते हैं। लेकिन मैं एक सवाल उठाना चाहता हूँ, LAC को डिमार्केट क्यों नहीं किया गया? वर्तमान सरकार ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को बॉर्डर लाइन के रूप में डीमार्केट करने की कोशिश क्यों नहीं की? आप सभी को याद होगा कि जब वर्तमान शासक पार्टी नहीं थी तो बार बार इस बात पर जोर दे रही थी कि हमारी सीमा पर जो शासक पार्टी है, पहले वाली शासक पार्टी, वो कुछ नहीं कर रही है, हमें अपनी सीमा के बारे में पता नहीं है और चीन को बढ़ावा दे रही है। जब पाकिस्तान के साथ झगड़ा हुआ तो सही ही हमारे जवानों ने, हमारे फौज ने हमारे देश के सीमा की रक्षा की और आतंकवादियों को रोकने की भरपूर कोशिश की और रोका। सही है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन चीन के साथ जब ये झगड़े हुए तो जितने तरह जो कदम उठाए गए पाकिस्तान के खिलाफ, उससे मिलते जुलते कदम क्यों नहीं उठाए गए? जो स्ट्राइक्स हैं, पिन पॉइंटेड स्ट्राइक्स, उस तरह के कदम क्यों नहीं उठाए गए? सीमा पर मुस्तैदी और चौकसी क्यों नहीं की? और अखबारों में निकला है, अखबारों में कई बार पिछले कई दिनों में ये रिपोर्टें आई हैं कि हमारे देश की एक बहुत बड़े सीमा के बहुत बड़े हिस्से पर गलवान वैली और दूसरे इलाकों में चीन ने कब्जा किया। करीब 60-70-100 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा किया। अखबारों में ये खबरें आई, अखबारों में ये भी खबरें आई
कि बीच में बातचीत हुई और अप्रैल 2020 की स्थिति पर पुनः वापस जाने के लिए दोनों सहमत हो गए और चीन की फौज भी 1 किलोमीटर पीछे हटी और भारत की फौज भी 1 किलोमीटर पीछे हटी। इस आशय के की खबरें अखबारों में आई। लेकिन अभी तक भारत सरकार ने चीन को आक्रामक देश नहीं बताया। भारत सरकार ये कहने से बच रही है कि चीन ने हमारे देश पर आक्रमण किया है। अगर LAC पार किया है तो आक्रमण किया है। उसको कहने में इन्हें क्या हिचकिचाहट है, ये कहना मुश्किल है। हो सकता है डिप्लोमेसी हो सकता है चीन को नाराज नहीं करना चाहते हो सकता है आर्थिक संबंधों पर ज़्यादा उन पर ध्यान रखा जा रहा हो। लेकिन कारण जो भी हो, एक कमज़ोर नीति का प्रदर्शन भारत सरकार चीन के संबंध में कर रही है। एक कमज़ोर नीति का प्रदर्शन हमारी सरकार सीमा के संबंध में कर रही है। अगर भारत चीन सीमा को मजबूत नहीं किया गया, अगर हमारी सीमा को डीमार्केट नहीं किया गया, अगर हमारी सीमा पर खबरदारी नहीं बरती गई, तो चीन के दूरगामी इरादों को याद रखिए, हमें इस समस्या का बार बार सामना करना पड़ेगा। इसलिए चीन के साथ दोस्ती होनी चाहिए, कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए, वार्ता के जरिए समस्या हल की जानी चाहिए। किसी भी देश के साथ लड़ाई होना बुरी बात है। चीन के साथ युद्ध समस्या का निदान नहीं है, लेकिन इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सही तरीके से हल करना पड़ेगा, क्योंकि व्यापार संबंध तोड़ना समस्या का हल नहीं है। चीन और भारत अगर परस्पर व्यापार बढ़ाते हैं तो एक दूसरे की जनता, एक दूसरे की अर्थव्यवस्था, एक दूसरे की संस्कृति और एक दूसरे की राजनीति को मदद मिलेगी, सहायता मिलेगी। लेकिन ये जो समस्याएं अगर हम इसे अनसुलझा छोड़ देते हैं तो हमारे आर्थिक संबंधों पर असर पड़ेगा। इसलिए भारत को सही मानों में स्वतंत्र राष्ट्रवाद का रास्ता अपनाना पड़ेगा। अमेरिका के पीछे चलने से काम नहीं चलेगा। अमेरिका में जो उथल पुथल हो रहा है, ट्रंप की जो साम्राज्यवादी नीतियां हैं, जो उसके देश के अंदर भी जनता विरोध कर रही है, जो रंग भेदवादी नीति है, जिस बड़े पैमाने पर आंदोलन अमेरिका में हुआ है, उसने वहां के जनतंत्र की पोल खोल दी है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की पोल खोल दी है। उसका एडमिनिस्ट्रेशन, उसके राज्यों के एडमिनिस्ट्रेशन खुद ट्रंप की सत्ता नहीं मानते। कोविड पैंडेमिक में स्पष्ट हो गया है कि ट्रंप की नीति अलग है कोरोना वायरस के बारे में, और देश के दूसरे प्रशासकों की और जनता की नीति अलग है। ट्रंप ने वहाँ का जो फ्री किचन है वो बंद कर दिए सारे देश में, जो बेरोजगारों और कोविड से प्रभावित लोगों के लिए खोला गया था। वहाँ बहुत सारी सुविधाएं बंद की जा रही है। वहाँ प्रेस खुल करके ट्रंप की आलोचना कर रहा है और सही आलोचना कर रहा है। तो एक ऐसे प्रशासन के साथ क्या हम गहरा संबंध बनाए, और अगर संबंध बनाए तो हमें ट्रंप के आदेश पर चलना पड़ेगा। जैसे हाइड्रोक्लोरोक्विन के सवाल पर हमें चलना पड़ा और इसके धमकी के पीछे दबाव में आकर चलना पड़ा, और बाद में पता चला कि जो हाइड्रोक्लोरोक्विन है उसका कोई भूमिका नहीं है कोरोना वायरस में। तो भारत को अपनी स्वतंत्र छवि बनानी पड़ेगी। भारत को अपना इंडिपेंडेंट इमेज मजबूत करना पड़ेगा। अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत करनी पड़ेगी। बिना अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत किए हम एक सही तरीके से न राष्ट्रीय पैमाने पर और न ही अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर हम एक सही, स्वस्थ और स्वतंत्र भूमिका अदा कर सकते हैं। और इसलिए वर्तमान परिस्थिति में हमें अमेरिका और चीन दोनों से ही किसी के भी दबाव में नहीं आना है। आज़ाद विदेश नीति अपनानी है, साथ ही दोनों देशों के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध भी कायम करने हैं, लेकिन सैनिक दबाव में नहीं आना है। यही आज एक सच्चे, आत्मनिर्भर, स्वतंत्र
राष्ट्र की पहचान है। आज के ज़माने में जहां अंतर्राष्ट्रीय बाजार और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था ज़्यादा से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय होती जा रही है, हम उस अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से बाहर नहीं हो सकते हैं। उसी के सीमा रेखा के अंदर हम आत्मनिर्भरता, हम जो बना सकते हैं वो बनाएं, हम जिस चीज़ का विकास कर सकते हैं वो करें, और साथ ही साथ जिस चीज़ के में हम दूसरों की मदद कर सकते हैं, जिस चीज़ में उनकी करें, और जिस चीज़ में हमारी कमी है, जिस टेक्नोलॉजी में या जिस वस्तु के उत्पादन में, हम उसका उत्पादन दूसरों की मदद से अपने देश में करें। और इस तरह से भारत की एक जो परंपरागत स्वतंत्र छवि रही है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, उसे मजबूत करने की जरूरत। भारत एक ऐसे राष्ट्र के रूप में उभरे जो विकासमान देशों के सभी देश कहें कि हाँ, यह एक सही, संतुलित, बिना युद्ध चाहने वाला, शांति चाहने वाला लेकिन मजबूत राष्ट्र है, जो विकासमान देशों की सहायता करता है, जो विकसित देशों के साथ सहयोग करता है, और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर राष्ट्रों के समूह में अपनी उचित भूमिका अदा करता है, या इस राष्ट्र के पीछे या उस राष्ट्र के पीछे नहीं जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को शुभकामनाएं देता हुआ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। अगर कोई सवाल हो आपको तो स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिनिश कर सवाल आपके आएंगे। ये पहला सवाल है। एक सवाल है पवन कुमार आर्यन का। वो ये पूछ रहे हैं कि क्या चीन का जो विचारधारा थी, उसके चलते भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन में 1962 के युद्ध के बाद सीपीआई सीपीएम के मतभेद पैदा हुए, और क्या ये सही है कि चीन भारत युद्ध के सवाल पर कम्युनिस्ट आंदोलन में फूट पड़ी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने चीन का समर्थन किया? सबसे पहली बात, चीन ने दुनिया के प्रगतिशील, शांति, जनवादी आंदोलन और कम्युनिस्ट आंदोलन में फूट डाली, इसके लिए वह पूरी तरह जिम्मेदार है। माओवाद पूरी तरह जिम्मेदार है, जिसने बहुत बड़े पैमाने पर नौजवानों को मिसलीड किया, गलत रास्ते पर ले गए। ये बहुत बड़ा कारण है भारत में और विश्व कम्युनिस्ट आंदोलन में, और विश्व के जनवादी आंदोलन में, सिर्फ कम्युनिस्ट आंदोलन में ही फूट के लिए जिम्मेदार है। 1962 के युद्ध के कारण यह फूट में तेजी आई, जिससे कि भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में फूट पड़ी 1964 में, 1964 में। और न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के कम्युनिस्ट, क्रांतिकारी और जनवादी आंदोलनों में फूट पड़ी, जिस फूट को डालने और बढ़ाने में चीन की बहुत बड़ी भूमिका रही। 1962 में जो युद्ध हुआ, उसकी खुल करके आलोचना, उसकी निंदा, भर्त्सना भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने राष्ट्रीय परिषद के प्रस्ताव, जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक 31 अक्टूबर से आगे 3-4 दिनों तक हुई थी, तो नवंबर में प्रकाशित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय परिषद के प्रस्ताव में खुल करके चीनी आक्रमण को चीनी आक्रमण कहा गया है, उसे कंडेम किया गया, उसकी निंदा की गई है 2 टूक शब्दों में, और ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री द्वारा जो भी कदम उठाए जाएंगे देश की रक्षा के लिए, उसमें साथ रहेंगे, हम उसका समर्थन करते हैं। और शारीरिक रूप से भी जो उस समय एनसीसी और एनसीसीआर और दूसरे जो हथियारबंद संगठन थे हमारे देश में, उसमें शामिल होने के लिए भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने कम्युनिस्टों को शामिल होने का आह्वान किया। इसलिए इस चीन के समर्थन करने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 2 टूक शब्दों में चीनी आक्रमण को आक्रमण बताते हुए, चाइनीज एग्रेशन ओवर इंडिया, उसकी निंदा की, आलोचना। 3 क्वेश्चन है, 1 2 3।
जल्पा शाह, चीन में मैन पावर बेस्ड इंडस्ट्री ज़्यादा है। हाँ, मैन पावर इंडस्ट्री ज़्यादा है और इसके लिए वो बड़े पैमाने पर गांवों से माइग्रेट करवा रहे हैं किसानों को। अब पिछले 20 साल ये प्रक्रिया चली, अब इन इंडस्ट्री में मैन पावर को भर्ती किया जाना कम किया जा रहा है और अब जिसे कहते हैं इंटेंसिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, अब मशीन के ज़रिए उत्पादकता बढ़ाकर और मानव श्रम मैन पावर घटाकर औद्योगिक उत्पादन चलाया जा रहा है। अगला सवाल है मीना मौर्य द्वारा, अरस्तु का सिद्धांत भी तो यही कहता है कि अनुकरण करो और आगे बढ़ो। फिर हमारे देश के नेताओं ने देश के हित के लिए अनुकरण क्यों नहीं किया, क्यों सिर्फ पार्टी हित के लिए किए जा रहे हैं? इसका जवाब तो वो जो पार्टी हित जो देश के नेता हैं, खास करके जो शासक पार्टी के नेता हैं, वही उसका जवाब देंगे। हम तो इतना ही कह सकते हैं कि भाई हम सभी इस देश के नागरिक हैं, इस देश में रहने वाले हैं और इस देश को, इस राष्ट्र को मजबूत करने के लिए एक होकर के कोई भी गलत तरीके से देश पर आंखें गड़ाता है या आक्रमण करता है तो उसका सामना करना ये हमारी जिम्मेदारी है। साथ ही साथ हम दुनिया में शांति और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धांत के लिए भी संघर्ष करते रहेंगे। प्रिया लुथरा कहती हैं कि वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन, थैंक यू वेरी मच। राम मोहन राय का सवाल है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माओइज्म एंड फासिज्म? माओवाद ये परिस्थिति के गलत मूल्यांकन, विपरीत परिस्थिति में समाजवादी नारे का इस्तेमाल करके जनता पर अत्याचार करना और समाजवाद का एक विकृत रूप प्रस्तुत करना, ये है माओवाद। फासिज्म सत्ता का केंद्रीकरण है वित्त पूंजी द्वारा, वह भी जनता पर दमन करता है, जनता का केंद्रीकरण करता है। कई मामलों में दोनों एक दूसरे से मिल भी जाते हैं। और क्वेश्चन से सही से जल्पा शाह, हमारे देश में 60% लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड हैं बट प्रोडक्टिविटी कम है। प्रोडक्टिविटी अब अगर पिछले दशकों से तुलना की जाए तो खेती पर निर्भर लोगों का प्रतिशत घटता जा रहा है, उनकी संख्या भी कम हो रही है। शहरीकरण की प्रक्रिया तेज हो रही है, यह एक विश्वव्यापी प्रक्रिया है। हालांकि इसमें हमारे देश की बहुत सारे जो शासक पार्टियों की नीतियां हैं उसके लिए वो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग खेती से बाहर निकलकर उद्योगों, अर्ध उद्योगों और संचार और वितरण के क्षेत्र में प्रवेश करते जा रहे हैं। क्या गुटनिरपेक्ष आंदोलन का कमज़ोर होना छोटे देशों को भी प्रभावित करेगा? छोटे देशों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा, क्योंकि गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जो बड़े देशों, खास करके प्रसारवादी देशों का सामना करने या उनके दबाव का सामना करने में बहुत ही सहायक होता है और इसके लिए खास करके छोटे देशों के पक्ष में है। सतीश इक्टा, लेकिन सर हमारा देश तो चीन से अरबों रुपए का कारोबार कर रहा है, ये सही है? व्यापार है, इंडस्ट्री, कारोबार होना चाहिए। कारोबार से, व्यापार से, लेन देन से, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से स्थिति सामान्य करने में भी मदद मिलती है। एक राजनीतिक तरीका भी है ये आर्थिक सहयोग। दुनिया में तो आर्थिक सहयोग विरोधी विचारधाराओं के देशों के बीच में भी होता है, तो भारत और चीन के बीच में क्यों नहीं होना चाहिए? लेकिन सही तरीके से होना चाहिए और उसके लिए जो हमारे जो दूसरे सवाल हैं उनको भी सही तरीके से हल किया जाना चाहिए। सर आप बिल्कुल भी नहीं बदले। सन 75 में मैं जब आपका विद्यार्थी था तब भी यही शैली, ढंग और ऊर्जा थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पवन कुमार आर्यन,
क्या मौजूदा दौर में भारत चीन सीमा पर भारतीय सैनिकों का बेदर्दी से बहाया गया खून? पीएम मोदी का बयान। सीमा पर सब चंगा सी, जबकि चीन ने गलवान घाटी को कब्जा कर लिया। पुलवामा सर्जिकल हमला, एलएसी, ये भारतीय अंतर्राष्ट्रवाद का प्रयोग है। हाँ, एक हद तक ये बात सही है कि आपको राष्ट्रवादी होना चाहिए, वास्तविकतावादी होना चाहिए और देश की सीमाओं की रक्षा के लिए सही कदम उठाना चाहिए। ये घटनाएं नहीं होनी चाहिए थी, इन घटनाओं के होने का मौका ही नहीं मिलना चाहिए था। हमारी सीमाओं पर कभी अभी तक बताते रहे हैं हमारे बहुत सारे नेता, फौज के भी से भी बयान आता रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा लगता था कि ये बताने की कोशिश कर रहे कोई तनाव नहीं है और कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन एकाएक गड़बड़ी पैदा हो गई। तो देश की जनता को बताया जाना चाहिए, लेकिन उन्हें एक वास्तविकता, एक संतुलित सोबर पिक्चर भी देना चाहिए और साथ ही अपने को विरोधी बयानबाजी भी चीन की कूटनीति का हिस्सा है। बिल्कुल है, चीन की कूटनीति नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान, इन सारे देशों में लागू होती है। उसकी एक अपनी रणनीति है, एक सोची समझा उद्देश्य है और उस उद्देश्य के तहत वो काम कर रहा है। इससे हमें कदम उठाने चाहिए, पहले से सोचे समझे कदम उठाने चाहिए। Was the split of communist leftist versus Manuwadi rightist rather than internationalist versus ब्राह्मणवादी? ये सवाल इस बिल्कुल अलग विषय, इसका भारत चीन संबंध से कोई विशेष बनाकर असल में मुद्दों से जान से भारत विकासमान देशों गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेता रहा है। फॉर्मल नहीं, किसी पोस्ट पर नहीं, बल्कि वहाँ के सरकारें और वहाँ की जनता